अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं आप? आज हमने द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल बाय जेरोम का लास्ट पार्ट करना है। मतलब उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी आपके साथ, और उसके साथ थोड़ा सा टेक्स्ट एनालिसिस भी हम करूंगी। देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में क्या है। आंसर दीज क्वेश्चंस। This is the impression, this is the pick from your book। एग्जैक्ट ऐसे ही, ताकि आपको थोड़ी सी अपनी बुक के साथ अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ क्या लेआउट होता है। क्वेश्चन आंसर्स दीज क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपने 3 to 5 लाइंस या सेंटेंसेस में करना होता है। डोंट एक्सीड 7th लाइन। आपने से विद इन आपने आप कह लो कि 6-7 लाइंस के अंदर अंदर आपने आंसर देना होता है। तो उसमें 3 to 5 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, 3 to 5 लाइंस भी हो सकती हैं। लेकिन 5 लाइंस 5 सेंटेंसेस का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे कि लॉन्ग से, एवरेज लेंथ के सेंटेंस होने चाहिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। कैसे पता चला उसको कि उसका लिवर ठीक नहीं है। And what were the disease he thought he was suffering from on reading book on the treatment of disease? And what were the diseases? ये दो questions हैं, right? दो questions हैं ये। पहला तो आपने आंसर देना है कि how did जेरम come to suspect? उसको कैसे पता चला कि उसको जो है इसका लिवर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है। तो उसका जो सबसे पहला तो ये आंसर बनता है कि he had been reading a patent liver pill circular कहना चाहिए, बल्कि he had been reading a patent liver pill circular in which were detailed the various symptoms. Through that particular patent liver circular, he came to know that he was suffering from the disease of the liver. अच्छा, उसमें उन्होंने ये भी बताया हुआ था कि that particular liver could tell the symptoms of the liver problem। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि what were the disease he thought he was suffering from on reading a book on the treatment of the diseases। कौन कौन सी बीमारियों का उसको पता चला। ठीक है, उसको पता चला डिप्थीरिया, कॉलरा और सेंट वाइटस डिजीज और स्कारलेट क्या था, स्कारलेट फीवर। और फिर उसके बाद एक और उसको क्या पता चला था, सेंट वाइटस डांस पूरा नाम है उसका। ये आपने सारी सिर्फ इनके आपने नाम मेंशन करने, राइट। यू हैव टू मेंशन जस्ट द नेम ऑफ दोज डिजीजेस। कोई आपने प्रोलॉन्ग नहीं करना। इट कैन बी सम अप इन वन सेंटेंस। नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिजीज ही डिस्कवर ही डिडंट हैव। ये मैंने आपको साथ साथ बताया भी था इसका आंसर कि what was the disease he discovered। he discovered that he was not suffering from the housemaid's knee, right। सिर्फ एक सिंपल आंसर ये बनता है। and was he pleased to find he didn't have it। अच्छा, अब इसमें दो इम्प्रेशन आपने बताने हैं। was he pleased to find he didn't have it at first। सबसे पहले what was the was he pleased to find he didn't have it। वो कहता है कि सबसे पहले कहता है कि आई फेल्ट रादर हर्ट अबाउट दिस एट फर्स्ट। पहले उसको पता लगता है कि नहीं, वो अच्छा नहीं महसूस होता। ही कंसिडर्ड इट अ काइंड ऑफ स्लाइड। ही कंसिडर्ड invidious reservation। और फिर उसके बाद लेटर ऑन ही लेस ग्रास्प फीलिंग प्रिवेल्ड। वो कोटेशन वो आपके टेक्स्ट का जो वर्ड है, लेकिन बाद में कहता है कि ही सेटल्ड हिमसेल्फ and he was willing to accept the reality that he was not suffering from the housemaid's knee। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हाफ जो है वो आप इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो हाफ आंसर है दैट वुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ आपने फर्स्ट रिएक्शन लिखना है कि उसको वो हर्ट फील करता है और उसको काइंड ऑफ स्लाइट लेता है, और फिर वो उसको इनवीडियस रिजर्वेशन समझता है और वो कहता है कि नहीं, ये जो है ये अनफेयर है, ये अनप्लेजेंट है, ये सही बात नहीं है, दिस इज अनजस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. Why should he be an acquisition to the medical class? Why should he be an acquisition? वो क्यों समझता है कि वो acquisition है? वो इसलिए समझता है कि he considered him a hospital. He considered that all the student can get a huge practice, a treasure of information about the diseases. उसको उसमें से मिल जाएंगी बच्चे को, and then he would have his diploma at the end. फिर है जी आपका क्वेश्चन नंबर, सो आप आई थिंक यू हैव मेड इट क्लियर कि why should he be an acquisition to the medical class. They don't wander about. They don't need to wander about. कहना चाहिए. Question number 6 है describe his visit to the medical man. Describe his visit to the medical man. तो उसमें वो क्या कहता है कि the doctor prescription was about his diet, और उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद वो उसके पास जब वो जाता है कि तो वो कहता है कि उसको is visit to the medical man, he examined him, he opened his mouth, and then he told him that he was not having the housemaid's knee, he had all the diseases. उसको बताता है कि वो उसको ये सब कैसे पता चला है. उसके बाद 7th क्वेश्चन में वो कहता है कि he thought he was doing the doctor good turn by going to him. Why? बिकॉज वो कहता है कि वो ऐसा क्यों समझता है कि वो उसको एक फेवर दे रहा है, गुड टर्न फेवर दे रहा है. ही कंसिडर्ड सो, आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं बजाय इसके कि पूरा आप स्टेम लिखे. ही कंसिडर्ड सो बिकॉज ही थॉट दैट द डॉक्टर वुड हैव द प्रैक्टिस ऑफ 1700 पेशेंट्स आउट ऑफ हिम, एंड ही वुड हैव अ ह्यूज नॉलेज. ठीक है, वो इसलिए समझता है कि 1700 पेशेंट की जितना नॉलेज उसको मिलना था वो उसको सिर्फ एक उसमें से मिल जाना था, उसको प्रैक्टिस मिल जानी थी. 8th क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर. ये जो एंड ऑफ द लेसन पूरा एज इट इज आपने उसको बयान करना है. यू वोंट ऑल्टर इवन द सिंगल वर्ड. आपने वो स्टार्ट कैसे करना है, द डॉक्टर गेव हिम द फॉलोइंग प्रेस्क्रिप्शन, इस तरह आपने पहले स्टेम बनानी है और उसके बाद आपने एज इट इज लिख देना है कि 1 pound beef steak every 6 hours, 10 miles walk every morning, bed 11 sharp at every night, and don't stuff your head with things you do not understand. एग्जैक्ट आपने वो टेक्स्ट वाला लिखना है. डोंट ट्राई टू ऑल्टर द टेक्स्ट, क्योंकि उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन मांगा है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन. डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट. डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट. उसमें वो कहता है कि जब वो केमिस्ट के पास जाता है, द आथर वेंट टू द केमिस्ट विदाउट रीडिंग द प्रेस्क्रिप्शन. द केमिस्ट रिटर्न द प्रेस्क्रिप्शन. ठीक है, वो उसको वापस कर देता है और कहता है कि आई एम ए केमिस्ट. ही सेड दैट ही वाज अ केमिस्ट. और वो उसके साथ वो कहता है कि इफ वो उसकी जो कोटेशन है कि इफ आई वर कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड द फैमिली होटल कंबाइन, आई माइट बी एबल टू प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड थिंग्स. ये उसमें से आपने उसको मटेरियल को थोड़ा सा ऑल्टर करके लिखना है. he when he went to after having the prescription, he went to the chemist, but chemist refused him to provide the things written on the prescription. He said that that he didn't have the cooperative store or the hotel. और ये इस तरह की आपने उसमें इंफॉर्मेशन लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस, डोंट स्टफ योर हेड with the things you don't understand. It is really very important for every person. You shouldn't intervene in other fields. You shouldn't intervene in the field in which you don't have any knowledge, in which you don't have the proficiency. ये बहुत ही ज़्यादा, ये एवरीडे लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. और उसमें वो जो कहता है कि वो कहता है कि वी शुडंट स्टफ आवर माइंड. उसके बाद जी नेक्स्ट हम स्लाइड पे देखते हैं. ये थोड़े से पास्ट फ्रेंड्स के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं कि
Why did Jerome visit British Museum? वो क्यों गया था? He went there to know about his slight ailment. वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो he wanted to get the knowledge about that particular thing. उसमें वो जो एग्जैक्ट जो उसकी वो कोटेशन है, अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं, तो he went there to read up the treatment for some slight ailment. ठीक है, ये आपका टेक्सचुअल वर्ड्स है. आप इसको अपने you can write it in your own words. How did Jerome examine himself? वो उसको वो अपने आप का वो एग्जामिन क्या कर सकता. He tried to feel his pulse, he tried to find the heartbeat, and then he patted himself all around, और फिर he tried to see the tongue. ये इस तरह वो सारा अपना आप एग्जामिन करता है. How did the doctor examine Jerome? डॉक्टर ने उसको कैसे एग्जामिन किया? ये भी आपका वो सारा उधर मटेरियल दिया हुआ है, थोड़ा छोटा सा पैराग्राफ है, उस पे से यू हैव टू टेक द मटेरियल. व्हाट वाज द लास्ट डिजीज द राइटर स्टडीड? ही स्टडीड zymosis. एंड व्हाट डिड ही से आफ्टर ही स्टडीड? वो कहता है कि ये तो मेरा चाइल्डहुड है जो डिजीज है. वो कहता है कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम हिज बॉयहुड. वो ये कहता है उसकी जो ख्यालात होते हैं. तो दिस क्वेश्चन आल्सो हैज द टू पार्ट्स. आपने दोनों के आंसर देने हैं कि जो जो लास्ट डिजीज थी वो क्या थी, एंड व्हाट डिड ही से, और उसने उसको जाइमोसिस के बारे में क्या कहा कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. He had been suffering from this disease from his childhood. Next, what did the writer discover about his pulse? First, he couldn't find the pulse. Later on, when he pulled out his watch and tried to count, it was 147. याद है ना आपको? वो 147 उसकी पल्स चली जाती है. फिर कहता है कि what is the underlying message of the essay, The Man Who Was a Hospital? The underlying message that we shouldn't bother our mind to the things which we do not understand. Simple message है इसका. Why did the writer call himself a doctor? नहीं, यहाँ पे डॉक्टर की बजाय यहाँ पे हॉस्पिटल आता है. एक करेक्शन कर लें इसकी कि यहाँ पे हॉस्पिटल आता है. वो अपने आप को हॉस्पिटल क्यों कहता है? वो इसलिए हॉस्पिटल कहता है क्योंकि ही कंसिडर दैट ऑल द डिजीजेस फाउंड इन द हॉस्पिटल जो है वो उसके अपने अंदर. ही हैड ऑल द डिजीजेस व्हिच आर क्योर्ड इन एनी हॉस्पिटल. He had all the diseases prescribed in the pharmacology. ठीक है, ये करेक्शन कर ले. फिर वो कहता है कि how did the writer see his tongue? How did the writer? वो क्या कहता है? He stretched out his tongue and closed his eyes and tried to see his tongue with the other eye. ये था उसका. And what did he conclude? ये भी दो पार्ट हो गए. He concluded that he was suffering from the scarlet fever. Simple answer बनता है इसका. And next one is, what lesson does the essay The Man Who Was a Hospital teach you? ये वही ऊपर वाला ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट, सिर्फ वर्डिंग फर्क है, मीनिंग वही है. नेक्स्ट कम्स द टेक्स्ट एनालिसिस. टेक्स्ट एनालिसिस हम इसका वन बाय वन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि ये ऑल द फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है. फर्स्ट ऑप्शन है, it was born in upon me that I had fairly got that ailment. अच्छा, ये अब आपने वर्ड किन पर स्ट्रेस देना है, फोकस करना है? born in. It was born in upon me that I had fairly get. आप देखें कि यहाँ had है और इसके साथ इन्होंने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया that ailment. अब ये भी रिजेक्ट हो गया. उसके बाद कहता है कि it was born in upon me that I had fairly got that ailment. Next is, it was born in upon me that I had fairly got that ailment. आप ये जो अगर आपको याद हो तो ये जो born होता है ये पैदा होने का मतलब होता है, और
इस born in upon का मतलब होता है I realized। अगर आपने टेक्स्ट अगर आपको याद हो तो इट वॉज बोर्न इन, ये वाला बोर्न पैदा होने वाला नहीं, बोर्न इन अपॉन का मतलब होता है रियलाइज्ड होना, लेकिन ये आगे उन्होंने देखे ये बॉन्ड लिख दिया। दिस इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ठीक है, दैट बिकॉज दैट इज अकॉर्डिंग टू द करेक्ट फ्रेज बोर्न इन अपॉन। टेक्स्ट पढ़ते हुए आपने जरूर आपने इसका ध्यान देना। नेक्स्ट वन इज इट मस्ट हैव बीन बीटिंग बट आई कैनॉट अकाउंट। अब आपने फ्रेजल वर्ब क्या देखना है, अकाउंट ऑफ, फिर कहता है कि इट मस्ट हैव बीन बीटिंग। ये इट्स जो है ना वो हार्ट के लिए इस्तेमाल करता है, अगर आपको याद हो तो वो अपने दिल की धड़कन तलाश करने की कोशिश करता है तो उसको पता नहीं चलता, तो वो कहता है इट मस्ट हैव बीन बीटिंग। उसको इतना यकीन है कि वहां पे है, बट आई कैन नॉट अकाउंट इन इट। थर्ड वन इज इट मस्ट हैव बीन बीटिंग but I cannot account at, or last one is it must have been beating but I cannot account for। तो इन सब में जो फ्रेज ठीक है वो दैट इज अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर होता है रीजन देना, हिसाब किताब देना, एक्सप्लेन करना। तो करेक्ट फ्रेज इज अकाउंट फॉर। सो दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज आई uploaded consciously through the 26 letters। कॉन्शियसली, कॉन्शियसली और फिर देखें ये थ्रू, और फिर इस पर भी जोर देना 26 लेटर्स। बी ऑप्शन इज आई प्लॉडेड कॉन्शियसली, यहाँ पे भी वर्ड है कॉन्शियसली, इन आ गया यहाँ पे, ठीक है, कॉन्शियसली इन द 26 लेटर्स। ये फ्रेज भी ठीक है ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है इनमें। नेक्स्ट वन इज आई प्लॉडेड consciously through the 26 letter। आप देखिए यहाँ पे एस आना चाहिए था जो कि नहीं है। नेक्स्ट वन इज आई प्लॉडेड conscientiously through the 26 letters। अब फर्स्ट थ्री में उन्होंने वर्ड यूज किया है कॉन्शियसली। क्या वर्ड यूज किया है, कॉन्शियसली, और जो सी ऑप्शन है वहां उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है कॉन्शियंशियसली। लेट मी क्लियर दैट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसली एंड कॉन्शियंशियसली। यही डिफरेंस जो है ये आपके सेंटेंस को राइट एंड रॉन्ग करता है। देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। कॉन्शियस, कॉन्शियंशियस, ठीक है, कॉन्शियंशियसली या कॉन्शियंशियस ऑलमोस्ट द सेम, इज थॉरो, केयरफुल, आर विजिलेंट। ठीक है, थॉरो कंप्लीट, पूरे का पूरा, implies, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, implies a desire to do a task well। एक काम अच्छे तरीके से completely from one to from A to Z सारा करना। जबकि कॉन्शियस जो होता है उसका मतलब होता है चुस्त चालाक बाखबर। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ वो I plotted conscientiously कि वो from A 26 का मतलब है कि from A to Z। तो द करेक्ट वर्ड जो है इस रेफरेंस से वो बनता है conscientiously। तो सो सी ऑप्शन, यानी डी है, इधर इन्होंने गलत लिखा हुआ है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Last one is I pulled it out my watch and timed it. I made it 147 of 47 of the minute। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको अंडरलाइन पहले कर देती हूँ, जरा किस बारे में सोचें। I pulled out my watch and timed it. I made it 147 to the minute।
फिर वो कहता है, यहाँ फ्रेज चेंज हो गई है, पुल्ड इन आउट माई वॉच एंड टाइम इट, आई मेड इट 147 to the minute. And the last one is, I pulled out my watch and timed it. I made it 147 of the minute. अब मैच जो पढ़ रहा है वो हो रहा है बी और सी में, बिकॉज यहाँ पे लास्ट फ्रेज दोनों एक जैसे ठीक हैं, टू द मिनट एंड टू द मिनट, जबकि स्टार्ट में वो यहाँ पे उन्होंने ये इन जो है वो उन्होंने एडिशनल दे दी है, तो बनता था पुल्ड आउट, पकड़ लेना, निकाल लेना उसको, तो कहता है आई पुल्ड आउट माई वॉच, सो द करेक्ट वन इज बी ऑप्शन. So this is the end of the lesson. Another lesson is has been completed. और होपफुली आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको समझ आ गई होंगी. नहीं समझ आई दोबारा से इसको देखें और कोशिश करें टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ताकि आपको ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग हो जाए. थैंक यू वेरी मच. इसको बच्चों इसको रोज़ पढ़ा करें, आप सुने तो आपको ये चीज़ें टाइम एंड अगेन जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको अच्छी याद होती है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वेरी नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.